हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ABC ऑफ कॉमर्स। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कैश फ्लो स्टेटमेंट से रिलेटेड एक एडजस्टमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडजस्टमेंट है और स्टूडेंट को जो है इसमें काफ़ी प्रॉब्लम आती है, जबकि मतलब बहुत सिंपल सी एडजस्टमेंट है और हर एक क्वेश्चन में जो है हमें ये एडजस्टमेंट देखने को मिल जाती है। तो आज हम इस एडजस्टमेंट को डिस्कस करने वाले हैं जो कि है एडजस्टमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। कैश फ्लो स्टेटमेंट से रिलेटेड जो है पूरे कॉन्सेप्ट के ऊपर और विद प्रैक्टिकल क्वेश्चन हमने पहले ही वीडियो बना दी है, तो आपने अगर वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। ओके, तो हम ये एडजस्टमेंट स्टार्ट करते हैं। एडजस्टमेंट स्टार्ट करने से पहले हम फॉर्मेट देख लेते हैं कि क्या हमें इसकी जो है एडजस्टमेंट्स कहाँ कहाँ एडजस्टमेंट करनी होती है, क्या क्या एडजस्टमेंट करनी होती है। एक बार पिछला जो हमने फॉर्मेट देखा था वहाँ देख लेते हैं कि कहाँ हमें दिखाना होता है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एडजस्टमेंट ऑफ नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। यहाँ पे हमें जो है इसको जो भी हमारा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स आएगा उसको हमें एक यहाँ पे ऐड करना होता है। अब ऐड यहाँ पे हमें इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर क्यों करना होता है, क्योंकि ये यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमें निकालना है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ओके, जबकि इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अगर हम डिबेंचर्स पे या फिर किसी भी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स पे, हर एक लॉन्ग टर्म बोरोइंग की यही एडजस्टमेंट होती है कि अगर किसी भी लॉन्ग टर्म बोरोइंग में हम इंटरेस्ट दे रहे हैं तो वो इंटरेस्ट जो है हमें यहाँ पे ऐड करना होता है। अब ऐड क्यों करना होता है, क्योंकि वो इंटरेस्ट जो हम पे कर रहे हैं वो हमारी डेली बिजनेस की मेन एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं है। इसका मतलब वो हमारे बिजनेस का नॉन ऑपरेटिंग आइटम है और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स को हमें यहाँ पे एडजस्ट करने के लिए वापस ऐड करना होता है। क्योंकि जब हमने हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया होगा तब हमने वहाँ पे इस एक्सपेंस को लेस करके दिखाया होगा। तो लेस करके दिखाया होगा तो प्रॉफिट में से मतलब प्रॉफिट हमारा उतने से कम शो कर रहा होगा। तो यहाँ पे अब उसको वापस एडजस्ट करने के लिए हम यहाँ पे ऐड कर देंगे वो इंटरेस्ट। ओके, तो एक एडजस्टमेंट तो इसकी होती है यहाँ पे। दूसरी एडजस्टमेंट क्या होती है, दूसरी ये फॉर्मेट जो है हम कंप्लीट पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, तो आप वहाँ से जो है इस वीडियो को जाके देख सकते हैं, फॉर्मेट को समझ सकते हैं। अब दूसरी एडजस्टमेंट इसकी यहाँ पे होती है जो हम दिखाते हैं लास्ट में पार्ट सी में, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में। अब फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या एडजस्टमेंट होती है, जो हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, ये लास्ट में दिखा रहा है आपको इंटरेस्ट पेड ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग। जो भी हम हमारी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में इंटरेस्ट पे कर रहे हैं उसको हम यहाँ पे लेस करके दिखाएंगे, ब्रैकेट में शो करेंगे अगर हम कोई भी आइटम लेस कर रहे हैं। ओके, अगर हमने डिबेंचर्स की रीपेमेंट कर दी है, रीपेमेंट वाला अमाउंट यहाँ पे हम लेस करेंगे। और अगर हमने कोई एडिशनल डिबेंचर्स इशू करे हैं तो उस डिबेंचर्स को हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। इशू किया तो ऐड कर देंगे, रिडम्पशन की है तो लेस कर देंगे, और जो हमने इंटरेस्ट पे किया है उनके ऊपर वो भी हम यहाँ पे लेस करेंगे। और ये वाला इंटरेस्ट हम वहाँ पे ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जो हम निकालेंगे कैश फ्लो, वहाँ पे भी ऐड करेंगे एडजस्टमेंट में। ओके, हमने कुछ केसेस बनाए हैं। तो क्या क्या केसेस हो सकते हैं इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स कैलकुलेट करने के लिए। पहला केस हो सकता है वही जो हमने देखा, या तो हम डिबेंचर्स इशू करेंगे या फिर हम डिबेंचर्स रिडीम करेंगे। ओके, तो डिबेंचर्स इशू करने का मतलब क्या है कि ड्यूरिंग द ईयर हमने कोई एडिशनल डिबेंचर्स इशू करे हैं। ओके, कोई और हमने और डिबेंचर्स इशू करे हैं। और रिडम्पशन का मतलब क्या है, रिडम्पशन का मतलब होता है पेमेंट करना, कि जो भी हमारे पास डिबेंचर्स थे, मतलब जो भी हमारी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स थी उनकी हमने पेमेंट करी है, या तो हम पूरी पेमेंट कर सकते हैं या फिर हम कुछ पार्टली उसको जो है अमाउंट पे कर सकते हैं। ओके, तो ये केसेस हो सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं केस 1। यहाँ पे एक और चीज़ है, अगर हमने कोई एडिशनल डिबेंचर, ये चीज़ हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, एडिशनल इशू करें तो उसको जो है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ऐड कर देंगे, अगर पेमेंट करी है तो लेस कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट केस देखते हैं, इशू ऑफ डिबेंचर। अगर हम डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं तो यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल लिया है। मान लीजिए 15% डिबेंचर्स हम इशू कर रहे हैं। 2019 में हमारे पास इसका बैलेंस था 2 लाख, और 2020 में अब हमारे पास इसका बैलेंस आ गया है 2,50,000। सिर्फ इतना देखना है बैलेंस बढ़ रहा है घट रहा है, बैलेंस बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब हमने इशू करे हैं। और एडजस्टमेंट में हमें क्या कहा हुआ है कि जो एडिशनल डिबेंचर्स हैं ना वो हमने इशू करे हैं। एक तो 3 केसेस मैंने यहाँ पे लिए हैं एग्जाम्पल में। तो
तो पहले केस में कहा है कि हमने 1 अप्रैल को इशू किए, दूसरे केस में 31 मार्च को, तीसरे में 1 अक्टूबर को। तो तीनों केसेस में हमारा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कितना निकल के आएगा, हमें ये देखना है। ओके, तो अगर हम वैसे बात करें कि कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी जब हम निकालेंगे तो उसमें हम यहाँ पे कितना अमाउंट ऐड कर देंगे, 50,000, क्योंकि हमने 50,000 के एडिशनल डिबेंचर्स इशू करे हैं, तो वो अमाउंट हम वहाँ पे ऐड कर देंगे। ओके, तो अब हम इसकी देखते हैं कि सॉल्यूशन देखते हैं कि कैसे हम इसको जो है सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे जो है एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो हम यहाँ पे अमाउंट लेंगे ना, जिसको हम बाइफ्रिकेट करेंगे, डिवाइड करेंगे 2 टुकड़ों में, तो यहाँ पे हम बड़े वाला अमाउंट रखेंगे। ठीक है, इन दोनों में से जो भी हायर होगा, चाहे कोई इशू का केस है चाहे रिडम्पशन का केस है। तो यहाँ पर 2,50,000 हमने रखा, तभी हम उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर पाएंगे। ठीक है, बड़े वाले अमाउंट को। तो इसको हमने 2 पार्ट्स में कैसे डिवाइड करा, हमारे पास 2 लाख है जो हमारे पास पहले से अवेलेबल था। ठीक है, जो हमारे पास 2019 में भी था। अब हमारे पास 50,000 और बढ़ गया है जो हमने 2020 में इशू किया है। तो ये 50,000 हमने एडिशनल डिबेंचर्स इशू करे हैं। ओके, तो अब इसकी एडजस्टमेंट क्या होगी। अगर हम केस 1 की बात करें तो हमें क्या करना है, हमें इस केस में हमें सिर्फ 3 चीज़ें ध्यान रखनी है। अगर इन 3 चीज़ों को हम ध्यान रखेंगे तो इस पॉइंट में कभी कन्फ्यूज़न नहीं होगी। पहली चीज़ है, डिबेंचर्स हमने ड्यूरिंग द ईयर, इस साल के दौरान, मतलब जिस भी साल की हम कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे 2020, तो 2020 में ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग 2020 में हमने कितने नंबर ऑफ डिबेंचर्स इशू करे और कितने नंबर ऑफ डिबेंचर्स हमारे पास अवेलेबल हैं कितने टाइम पीरियड के लिए, ड्यूरिंग द ईयर, नंबर ऑफ डिबेंचर्स, और कब तक, कितने टाइम पीरियड के लिए हमारे पास अवेलेबल रहे। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें हमें देखनी है। तो यहाँ पर जो हमारा है 2 लाख, तो 2 लाख तो हमारे पास 2019 से था ही चला आ रहा है। ठीक है, 2019 से चला आ रहा है, और 2020 में भी, 2020 की बात करें तो 2020 में भी हमारे पास जो ये है नंबर ऑफ़ डिबेंचर्स 2 लाख, ये हमारे पास 2020 में भी है। ओके, तो यहाँ पे हमने ये ले लिया। तो अब यहाँ पर ये हमारे पास पूरे साल रहेंगे, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक पूरे साल रहे होंगे 2 लाख। तो 2 लाख पे तो पूरा 15% इंटरेस्ट हम लगा देंगे, 30,000। ओके, अब उसके बाद बात आती है जो हमने एडिशनल डिबेंचर्स इशू करे हैं 50,000 के। अब ये हमारे पास कितने टाइम पीरियड के लिए रहे, नंबर ऑफ़ डिबेंचर्स 50,000, ड्यूरिंग द ईयर कितने टाइम पीरियड के लिए हमारे पास ये रहे। तो ये हमारे पास रहे, हमने 1 अप्रैल को इशू किए, तो 1 अप्रैल से पूरा साल ख़त्म होता है 31 मार्च तक। तो 31 मार्च तक हमारे पास पूरे रहे, तो इसमें जो है पूरा इंटरेस्ट हम लगा देंगे 15%, 7,500। यहाँ पे इस केस में हम डायरेक्ट 2,50,000 पे भी 15% निकालते, तब भी हमारा आंसर जो है वही आता, 37,500। तो केस 1 में 37,500 हमारा इंटरेस्ट लगेगा इन दोनों को प्लस करके। ओके, अब केस 2 अगर हम देखें तो केस 2 में हमने नंबर ऑफ़ डिबेंचर्स इशू किए हैं 31 मार्च को, तो एट द एंड ऑफ द ईयर करें हैं। अब ये तो हमारे पास जो है तीनों केसेस में रहने वाला है, चाहे हम डिबेंचर्स कभी भी इशू करें, चाहे 1 अप्रैल को करें, चाहे मई में करें, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, चाहे मार्च में भी करें, चाहे हम साल के शुरुआत में करें, अंत में करें या बीच में करें, तो ये तो हमारे पास तीनों केसेस में अवेलेबल रहेगा। तो ये 30,000 हमारा यहाँ पे सेकंड केस में भी लगेगा और थर्ड केस में भी लगेगा। अब सेकंड केस में 50,000 वाले डिबेंचर्स पे क्या होगा, 50,000 वाले डिबेंचर्स तो हमने 31 मार्च को इशू करें और साल हमारा 31 मार्च को ही ख़त्म हो जाता है, तो इस साल तो हमारे पास ये अवेलेबल नहीं रहे। ठीक है, इस पे जो हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे वो हम नेक्स्ट ईयर करेंगे। ओके, तो इस साल जो हमारा सेकंड केस में हमारा जो इंटरेस्ट बनेगा वो हमारा सिर्फ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 30,000 बनेगा, 30,000 प्लस 0, 50,000 पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं बनेगा, क्योंकि वो हमने साल के बिल्कुल लास्ट डे पे इशू करें हैं, तो 1 दिन का भी इंटरेस्ट जो है उसमें नहीं बनेगा। उसके बाद केस 3 में अगर देखें तो 30,000 तो हमारा ऐसे का ऐसा रहेगा। अब डिबेंचर्स हमने इशू करे 1 अक्टूबर को, तो अब ये डिबेंचर्स हमारे पास कितने टाइम पीरियड के लिए रहे, हमारे पास हमारा साल हमने इशू किए थे 1 अक्टूबर को, तो 1 अक्टूबर से ये हमारे पास 31 मार्च 20 तक रहे। ठीक है,
31 मार्च 20 तक हमारे पास ये रहे, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो 6 महीने के लिए हमारे पास रहे, तो 6 महीने का इंटरेस्ट इस पर लगेगा 3750। तो केस 3 की बात अगर हम करें तो 30,000 प्लस 3750, तो 33,750 इसमें इंटरेस्ट लगेगा। तो फर्स्ट केस में लगता है इंटरेस्ट 37,500, सेकेंड केस में 30,000 और थर्ड केस में 33,750। ओके, अब अगर केस 2 देखें, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। रिडम्पशन का मतलब क्या होता है? रीपेमेंट करना। ओके, तो यहाँ पे भी हमने इसी टाइप से एक एग्जाम्पल लिया है। अब यहाँ पे मान लीजिए 2019 में हमारे पास डिबेंचर्स थे 2 लाख, 2020 में हमारे पास डिबेंचर बन गए हैं 1,50,000। क्या हो रहा है? अमाउंट डिक्रीज़ हो रहा है, तो इसका मतलब हमने जो है पेमेंट करी होगी। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है एडजस्टमेंट में कि डिबेंचर्स हमने रिडीम करे हैं। 3 केसेस दिए हुए हैं। केस 1 1 अप्रैल को, 31 मार्च को, 1 अक्टूबर को। तो इसमें क्या एडजस्टमेंट होगी? अब यहाँ पे जो है हम क्या बताया था कि जो हायर अमाउंट होगा इन दोनों में से, तो हम उसको लिखेंगे। तो यहाँ पे 2 लाख हमने लिखा। अब 2 लाख को हम कैसे बाइफ्रिकेट करेंगे? अब 2 लाख में से 1,50,000 हमारे पास सिर्फ बचे हैं, और बचे हुए जो 50,000 हैं वो बचे हुए 50,000 हमने पेमेंट कर दिए, हमने जो है रिडीम कर दिए 50,000, और ये अभी भी हमारे पास 1,50,000 अवेलेबल है। इस तरीके से हमने 2 लाख को डिवाइड कर दिया। ओके, तो अब इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी? अगर केस 1 की बात करें तो केस 1 में जो हमारे पास हमें इंटरेस्ट लगाना है किस पे? 1.5 लाख पे और 50,000 पे। तो अगर 1.5 लाख की बात करें तो ये 1.5 लाख तो हमारे पास पूरे साल रहेंगे ही रहेंगे। बैलेंस हमने रिडीम करे हैं सिर्फ 50,000, लेकिन 1.5 लाख तो हमारे पास 1 अप्रैल से 31 मार्च तक पूरे रहेंगे। तो 1.5 लाख पे पूरे साल का इंटरेस्ट 22,500, और 50,000 के जो हमारे डिबेंचर्स थे वो 50,000 के डिबेंचर्स की पेमेंट हमने 1 अप्रैल को करी है। तो इस पे कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा, क्योंकि हमने साल स्टार्ट होते ही हमने पे कर दिया। तो जब हमारे पास ये साल स्टार्ट हुआ तो साल के स्टार्टिंग में ही हमारे पास ये डिबेंचर्स तो गायब हो गए, क्योंकि हमने ये डिबेंचर्स रीपे कर दिए। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे 0 इंटरेस्ट इन पे बनेगा फर्स्ट केस में। तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ इंटरेस्ट लगेगा 22,500। अगर केस 2 की बात करें तो इसमें भी वही 1.5 लाख तो हमारे पास हमेशा रहने वाला है, चाहे हम कभी भी रिडीम करें 1 अप्रैल को, क्योंकि ये तो हमारे पास बचा हुआ है ना। 50,000 की बात अलग है कि वो हमने कब रिडीम करा है। तो 22,500 तो केस 2 में भी सेम रहेगा, केस 3 में भी सेम रहेगा, सेम उसी की तरह। अब जो केस 2 की अगर हम बात करें तो केस 2 में 50,000 का क्या होगा? 50,000 पे कब तक का इंटरेस्ट लगेगा? अब अगर हम एट द एंड ऑफ द ईयर रिडीम करते हैं, 31 मार्च को रिडीम कर रहे हैं, तो 31 मार्च तो साल का लास्ट होता है, तो ये 50,000 हमने पेमेंट तो करी, लेकिन बिल्कुल साल के लास्ट वाले दिन करी 31 मार्च को। तो 31 मार्च को अगर हम पेमेंट कर रहे हैं तो हमारे पास तो ये पूरे साल रहे हैं। जब हमारे पास पूरे साल हमने इनको रखा है तो इस पर हमें इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। तो इस पर पूरे साल का इंटरेस्ट हमें देना पड़ेगा 7,500। ओके, तो यहाँ पर हम इस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कैसे आएगा इसमें? 22,500 प्लस 7,500, या फिर डायरेक्ट हम जो है 2 लाख पे 15% डिबेंचर्स 15% इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, अगर केस 3 देखें तो केस 3 में जो है 22,500 तो सेम रहेगा, और हमने रिडीम करे 1 अक्टूबर को हमने रिडीम करे। तो हमारे पास कब तक रहे? हमारे पास अप्रैल रहे, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक हमारे पास ये रहे। ठीक है, मतलब 6 महीने हमारे पास रहे, अप्रैल से 1 अक्टूबर तक, मतलब 6 महीने तक हमारे पास ये रहे। तो 6 महीने का इंटरेस्ट इसमें बनेगा 3750। ओके, तो केस 1 में हमारा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर बनेगा 22,500, केस 2 में बनेगा 30,000, और केस 3 में बनेगा 26,250। ओके, तो इस तरीके से आपको ट्रीटमेंट करनी है। 3 चीज़ें ध्यान रखनी है ड्यूरिंग द ईयर, कि साल के दौरान आपने कितने पहली चीज़ होगी साल के दौरान, दूसरा नंबर ऑफ डिबेंचर और कितने टाइम पीरियड के लिए। ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर कितने नंबर ऑफ डिबेंचर्स हमने इशू करे हैं या रिडीम करे हैं, और कितने टाइम पीरियड के लिए। ओके, तो ये थी इसकी एडजस्टमेंट। और कैश फ्लो रिलेटेड स्टेटमेंट से रिलेटेड और भी सारी एडजस्टमेंट्स जो भी होती हैं, प्रोविज़न फॉर टैक्स, वो सारी हम जो है आगे की वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। ओके, अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।